हेलो स्टूडेंट, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अनअकैडमी भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। करेक्ट यूपीएससी, सीएससी, जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा प्राप्त होती है। अर्थात आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। लेकिन यह सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। यह सुविधा आपको तभी मिलेगी। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और पिछले 20 वर्षों से मैं यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं। मेरी पढ़ाई में लगभग 100 से अधिक बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। मैं प्रेजेंट टाइम में निश्चय आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर हूं। मैं आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा आपको मैं। यदि आप अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको इंडिया के बेहतरीन टीचर मुराल पटेल, रोमन सैनी, दीपांशु, प्रकाश कुमार और आयुष सांघवी से पढ़ने का मौका मिलेगा। इस सब के सिलेक्शन की संभावना बढ़ सकती है। इस पर बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्स, करेंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग कोर्स की सुविधा उपलब्ध है। अब देखो, आप इस अनअकैडमी की ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर दो तरह के कोर्स हैं, एक प्लस, दूसरा आइकॉनिक। हम जो प्लस की बात करते हैं तो ध्यान देने इस बात को, प्लस की जो भी फीस हो, पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक की बात करें, आइकॉनिक की फीस प्लस से ज्यादा है, क्योंकि आइकॉनिक में पर्सनल कोच, डेली मेंस क्विज आंसर प्रैक्टिस और स्टडी प्लानर की सुविधा मिलती है। फीस जो भी हो, यदि निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। यह कहा जाए, इस पर ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां भी यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। हमेशा ध्यान देना इस बात को। हम सीधे आते हैं टॉपिक पर कि हम बात करें। हमेशा ध्यान दें इस बात को, एक बड़ी चीज, कल ने यह बताया था डेफिसिट, और जितनी भी आंतरिक उधारियां हैं मैंने उसकी चर्चा की थी कि आंतरिक उधारियां क्या है। फिर मैंने यह कहा था फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है हमेशा, और गवर्नमेंट को राजकोषीय घाटे को क्यों कम करना चाहिए। तो जब राजकोषीय घाटा ज्यादा होता है तो दुष्प्रभाव क्या पड़ता है? हमेशा ध्यान दें इस बात को। राजकोषीय घाटा राजकोषीय घाटा ज्यादा, मान लो फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो, राजकोषीय घाटा ज्यादा हो। यदि राजकोषीय घाटा ज्यादा होता है ना तो रेटिंग क्या हो जाती है? रेटिंग कम हो जाती है।
हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब आपका फिजिकल डेफिसिट ज्यादा होगा तो रेटिंग कम हो जाएगी, जिसको कहते हैं साख कम हो जाती है। जब साख कम होती है प्रॉब्लम क्या होती है? दो तरह की प्रॉब्लम होती है। या तो उधार नहीं मिलेगा, उधार नहीं मिलेगा, और या तो हम ये बात करें, या तो उच्च ब्याज दर पर उधार मिलेगा। हमेशा ध्यान दो, यदि आपका फिजिकल डेफिसिट ज्यादा है तो आपकी रेटिंग गिर जाएगी, रेटिंग कम हो जाती है। और जब रेटिंग कम हो जाएगी तो या तो उधार नहीं मिलेगा या तो उच्च ब्याज दर पर उधार मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए आप गांव के व्यक्ति हो और आप पर उधारियां ज्यादा है। यदि आप पर उधारियां ज्यादा होगी तो आपकी रेटिंग गिर जाएगी, आपकी रेटिंग कम हो जाएगी। अब सोचो आप, यदि आपकी रेटिंग कम हो गई तो स्वाभाविक है लोग आपको उधार नहीं देंगे, और मिलेगा भी उच्च ब्याज दर पे मिलेगा। अब मान लिया जाए उधार नहीं मिलेगा तो निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा, और निवेश नहीं होगा तो औद्योगिकरण नहीं, औद्योगिकरण नहीं होगा रोजगार का सृजन नहीं। हमेशा ध्यान दो, यदि फिजिकल डिफिसिट कम हुआ तो रेटिंग कम हो जाएगी, रेटिंग कम हुई तो या तो उधार नहीं मिलेगा, उधार नहीं मिला तो निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो औद्योगिकरण नहीं, रोजगार का सृजन नहीं। जब औद्योगिकरण नहीं होगा तो पूंजी का निर्माण कम होगा, निर्माण कम होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। परिणामतः क्या होगा? आर्थिक समृद्धि कम। ये सोचो आप, मैंने या तो उधार नहीं मिलेगा, उधार नहीं मिला तो निवेश नहीं होगा, औद्योगिकरण नहीं, रोजगार का सृजन नहीं, पूंजी का निर्माण कम होगा, आर्थिक समृद्धि कम होगी। लेकिन यदि यदि उधार मिला तो उच्च ब्याज दर पर उधार मिलेगा, उच्च ब्याज दर पर उधार मिला तो स्वाभाविक है हमेशा लोन महंगा, यदि लोन महंगा हुआ तो स्वाभाविक है उत्पादन लागत ज्यादा, यदि उत्पादन लागत ज्यादा हुआ तो स्वाभाविक है उत्पाद महंगा होगा, यदि उत्पाद महंगा हो गया तो फिर विश्व बाजार में मांग में कमी, यदि विश्व बाजार में मांग में कमी आई, डिमांड यदि गिर गई विश्व बाजार में तो निर्यात कम। ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया तो रेटिंग गिर जाएगी। तो मैंने क्या कहा, जो फिजिकल डेफिसिट है किसी भी देश के लिए एक दुखती रग होती है।
यदि आपका फिजिकल डिफिसिट बढ़ गया तो कुछ ब्याज दर पर उधार मिलेगा, इससे लोन महंगा हो जाएगा, उत्पादन जो लागत है, प्रोडक्शन जो कास्ट है वो ज्यादा होगा। परिणाम क्या होगा? आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। जब महंगा हुआ तो विश्व बाजार में मांग में कमी आएगी, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश महंगे उत्पाद की मांग नहीं करेगा। आज जब विश्व बाजार में मांग में कमी आएगी तो आपका निर्यात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक चीज सोचो जरा, आपका निर्यात कम हो जाएगा। आज जब निर्यात कम होगा, अब इसको मैं लेके चलता हूं, मैं इस तरह देखो आप, मान लिया जाए निर्यात कम हुआ, यदि निर्यात कम होगा तो स्वाभाविक है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कम होगी। एक तरफ विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कम और दूसरा निर्यात कम होने से कंपनी के लाभ में गिरावट। अब देखो, गिरावट आएगी तो स्वाभाविक है कंपनी का कि शेयर की बिक्री, जब बिक्री होगी कंपनी का शेयर मार्केट नीचे जाएगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मैं एक बार रिपीट करता हूं, देखो आप, यदि निर्यात कम हुआ तो स्वाभाविक है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कम होगी। अब देखो आप, यदि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कम तो हुई ही, निर्यात कम होने से कंपनी का लाभ गिर जाएगा। कंपनी प्रॉफिट तब जनरेट करती है जब कंपनी का एक्सपोर्ट बढ़ जाए। कंपनी के लाभ में जब गिरावट आएगी तो कंपनी के शेयर की बिक्री शुरू हो जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि कंपनी का शेयर मार्केट नीचे जाएगा। अब देखो आप, यदि कंपनी का शेयर मार्केट नीचे गया तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा? एक ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो, ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसीलिए हर देश क्या करता है, राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश करता है कि राजकोषीय घाटा निरंतर कम होती रहेगी। यही पे एक शब्द है घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट। हम फाइनेंसिंग की बात करें, ध्यान देने इस बात को, एक नया शब्द है घाटे की वित्त व्यवस्था। क्या होती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। घाटे की वित्त इसे कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। घाटे की हम वित्त व्यवस्था कहते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ होता क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ होता है घाटे को पाटने के लिए वित्त की व्यवस्था करना। इसका समान अर्थ क्या होता है कि घाटे को पाटने के लिए वित्त की
व्यवस्था करना, इसी कहते हैं घाटी की वित्त व्यवस्था। देखो आप, घाटी को पाटने के लिए वित्त की व्यवस्था करना, ये जो वित्त की व्यवस्था की जाती है इसे कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। प्रश्न ये है, इसकी शुरुआत हुई कब? हमेशा ध्यान दो इस बात को। इस घाटी की वित्त व्यवस्था की बात करें, हमेशा 1930 के दशक में पहली बार यूएसए में इस नीति को अपनाया गया। घाटी की वित्त व्यवस्था की बात करें, सर्वप्रथम 1930 में यूएसए में हमेशा 1930 में, सिर्फ 1930 में यूएसए में इसे अपनाया गया। उसके बाद यह पूर्णतः यूरोप, अमेरिका में बड़े पैमाने पर अपनाया गया हमेशा। और 1960 के दशक तक यह कहा जाता है कि 1960 के दशक तक यह व्यवस्था विश्व भर में लोकप्रिय हो गई। विश्व भर में लोकप्रिय हो गई। भारत में हम बात करें, भारत ने इस वक्त 1969 में अपनाया। भारत ने 1969 में अपनाया गया। हमेशा ध्यान दो इस बात को। डेफिसिट फाइनेंसिंग, मैंने क्या कहा? घाटे को पाटने के लिए वित्त की व्यवस्था करना। सिर्फ 1930 में यूएसए में इसे अपनाया गया और 1960 के दशक में व्यवस्था विश्व भर में लोकप्रिय हो गई। भारत में 1969 में इसे अपनाया गया था। हमेशा ध्यान दो इस बात को। और यह कहा जाता है कि 70 के दशक में भारत में भी बड़े पैमाने पर लोकप्रिय हो गया। अब प्रश्न ये उठा, घाटे के वित्त पोषण साधन क्या है? हमेशा ध्यान दो, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है घाटे को पाटने के लिए वित्त की व्यवस्था करना, मतलब पैसे की व्यवस्था करना। सिर्फ 1930 में इसे यूएसए में अपनाया गया और 1960 के दशक में यह विश्व भर में लोकप्रिय हो गया। भारत में 1969 में इसे अपनाया गया था। 1969 में इसे भारत में अपनाया गया था। अब एक प्रश्न, घाटे के वित्त पोषण के साधन क्या है? एक तरह से ये कहते हैं हम लोग, मीन्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? मीन्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, जब मीन्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करेंगे तो पहली बात हम लेते हैं विदेशी सहायता। अब देखो, मतलब एक्सटर्नल एड की बात करते हैं।
ये दो प्रकार से मिलती है। एक तो न्यूनतम ब्याज दर पर, न्यूनतम ब्याज दर पर, और दूसरा जो होता है अनुदान मिलता है। हमेशा ध्यान इस बात को, ये जो विदेशी सहायता है न्यूनतम ब्याज दर पर अनुदान मिलता है। पहला जो साधन है हमारा विदेशी सहायता, समांतर जो हमारा साधन है विदेशी हम सहायता की बात करें। दूसरी चीज हम विदेशी ऋण की बात करें। हमेशा ध्यान इस बात को, हम तीसरी चीज बात करें विदेशी ऋण की बात करते हैं, आंतरिक हम ऋण की बात करते हैं, और नोट हम छापने की बात करते हैं। विदेशी ऋण, एक्सटर्नल बारोइंग, तीसरी चीज आंतरिक ऋण, इंटरनल बारोइंग, और चौथी चीज हम जो बात करें मुद्रा छापना। पूरी बात ध्यान दो, मीन्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग की जब बात करेंगे, घाटे के वित्त पोषण के साधन है, तो पहली बार विदेशी सहायता की बात करते हैं। विदेशी सहायता, विदेशी ऋण, आंतरिक ऋण और मुद्रा छापना, ये चार साधन है। प्रीलिम्स में क्या पूछेगा आपसे यूपीएससी कि घाटे के वित्त पोषण के साधन क्या है। अब देखो, विदेशी सहायता में चाहे अनुदान हो, चाहे ग्रांट हो, चाहे आर्थिक सहायता हो, वो किसी भी रूप में हो, हमेशा ये जो विदेशी सहायता मिलती है एक न्यूनतम ब्याज दर पर, अर्थात जो ब्याज दर लगता है कई बार वो सिंबॉलिक होता है, वो कई बार वह सिंबॉलिक होता है। अब हम बात करें विदेशी सहायता और जो विदेशी ऋण है, ये दो चीज, अनुदान को वापस नहीं करना होता है। हम जो अनुदान लेते हैं उसे कभी भी वापस नहीं करना होता है, ऋण को वापस करना है। अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या होती है, पूरी बात ध्यान देने इस बात को। मान लिया जाए हम विदेशी सहायता और विदेशी सहायता और विदेशी उधार की बात करें, हमेशा ध्यान दो, ये दोनों जो है विदेशी मुद्रा में मिलती है, फॉरेन करेंसी में। ये जो विदेशी सहायता है, फॉरेन एड, एक्सटर्नल एड या एक्सटर्नल बारोइंग, ये विदेशी मुद्रा में मिलती है। अब इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा क्या होता है कि ये जो विदेशी मुद्रा आती है ना, तो देश में क्या होती है, विदेशी मुद्रा की मात्रा में बड़ी वृद्धि, देश में विदेशी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। हमेशा जब विदेशी मुद्रा आती है तो देश में फॉरेन करेंसी की मात्रा बढ़ जाती है। आप सोचो, जब फॉरेन करेंसी की मात्रा बढ़ती है तो ये जो डॉलर है ये सीधे रुपए में क्या होता है, कन्वर्ट। जैसे मैंने कहा ये डॉलर है, ये जब इंडिया में आएगा तो इंडियन करेंसी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि इंडिया में डॉलर तो चलता नहीं है, एक डॉलर में जो भी हो, 70 रुपए, 75 रुपए, 80 रुपए, जो भी हो, जो एक डॉलर इंडिया में आया वो सीधे रुपए में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा।
हमेशा ध्यान दो इस बात को, वो सीधे रुपए में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो देश में विदेशी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अच्छा, डॉलर क्या होता है, वो रुपए में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि इंडिया में बड़े पैमाने में क्या होगा, पैसा फ्लो करेगा वो। आप सोचो जरा। दूसरा क्या होता है कि मान लिया जाए कि विदेशी मुद्रा बड़े पैमाने पर इंडिया में आ गई, फॉरेन करेंसी बड़े पैमाने पर इंडिया में आ गई, मान लो आ गई। ध्यान देना इस बात को। इससे होगा क्या कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा। हमेशा सिंपल चीज है, जब विदेशी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी तो विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है रुपया जो है, रुपया मजबूत होगा, हो जाएगा। एक ही चीज, मान लिया जाए विदेशी मुद्रा में विदेशी सहायता उधार प्राप्त हो रही है, तो स्वाभाविक है आयात का भुगतान आसान हो जाएगा। अब देखो आप, जब आयात का भुगतान आसान होगा और विदेशी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी तो भुगतान असंतुलन को दूर करना आसान हो जाएगा। हमेशा देखो आप, जैसे हम ये कहें भुगतान असंतुलन को दूर करना आसान। देखो ये चीज होगी, हमेशा ध्यान दो, जब विदेशी सहायता उधार विदेशी मुद्रा में प्राप्त होगी तो देश में फॉरेन करेंसी की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, तो विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो इंडियन करेंसी है वो मजबूत हो जाएगा। मतलब हमारा जो रुपया है वो मजबूत हो जाएगा। सोचो आप, और यदि इंडियन करेंसी मजबूत हुआ, ये कैसे मजबूत होता है और किस रूप में होता है, फिर विदेशी मुद्रा आएगी, आयात का भुगतान आसान, क्योंकि जब आयात करते हैं, आयात का मतलब होता है सामान को मंगाना। जब कहीं से आयात किया जाता है तो हम विदेशी मुद्रा में भुगतान करते हैं, और भुगतान संतुलन की बात चल के हम लोग आगे करेंगे। ये कैसे रुपया मजबूत होता है, ये डिमांड और सप्लाई की बात करता है। मान लिया जाए, ध्यान दो इस बात को, $1 में 40 रुपया हो रहा, मान लो 40 रुपया है। अब डॉलर की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम होगी, तो सप्लाई डिमांड दो बातों पर निर्भर करता है। मान लिया जाए विदेशी मुद्रा यदि इंडिया में आएगी, चाहे अनुदान हो चाहे उधार हो, तो इंडिया में विदेशी मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इंडिया में विदेशी मुद्रा की मात्रा बढ़ने का अर्थ यह है कि फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी। और विदेशी मुद्रा की यदि आपूर्ति बढ़ी और डिमांड कम है तो स्वाभाविक है, जैसे मटर की सप्लाई बढ़ गई, सब्जी की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो सब्जी सस्ती होने लगेगी। अरे बात है। अब देखो, इसको देखो, इसका मतलब ये है कि आप 40 रुपया देकर के $1 खरीद रहे हो। अब डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, सब्जी की सप्लाई बढ़ गई और डिमांड उतना ही है। जब सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतें गिर जाएंगी। तो अब डॉलर इतना महंगा है कि $1 खरीदने के लिए आप 40 रुपया दे रहे हो। अब डॉलर की सप्लाई बढ़ गई तो डॉलर क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। सस्ता होगा तब $1 खरीदने के लिए केवल आपको 30 रुपया खर्च करना होगा, सस्ता हो गया। इसका मतलब क्या चीज है, देखो कैसे सस्ता हो गया,
क्योंकि डॉलर की सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, अब ध्यान देने इस बात को। देखो होता क्या है, अब डॉलर के सापेक्ष देखा जाए तो जहां एक डॉलर में पहले 40 रुपया मिल रहा था, अब एक डॉलर में कितना मिल रहा है, केवल 30 रुपया मिल रहा है। तो रुपया क्या हो गया, मजबूत हो गया, रुपया मजबूत हुआ और डॉलर क्या हो गया, कमजोर हो गया। कमजोर कैसे, जहां पहले एक डॉलर खरीदने के लिए आपको 40 रुपया देना होता था, अब डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, डिमांड उतनी है, जब सप्लाई बढ़ती है तो स्वाभाविक है उसका रेट गिरता है। अब उसी एक डॉलर को परचेज करने के लिए केवल आपको 30 रुपया खर्च करना होगा, तो डॉलर क्या हो गया, अब सस्ता हो गया। पर डॉलर के नजरिए से देखेंगे कि एक डॉलर में पहले 40 रुपया मिलता था, अब एक डॉलर में 30 रुपया मिल रहा है, तो रुपया पहले की अपेक्षा क्या हुआ, मजबूत हो गया। इसका मतलब यह है कि जब विदेशी मुद्रा आती है ना, तो फॉरेन करेंसी कमजोर होती है, स्वदेशी अपने देश की करेंसी मजबूत होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सारा सिस्टम कैसे काम करता है। ये अब ध्यान से सुनिए इस बात को। मैंने क्या कहा, विदेशी ऋण, आंतरिक हम ऋण की बात करें, एक प्रॉब्लम है इसके साथ। दूसरी चीज देखा जाए कि मान लिया जाए विदेशी मुद्रा यदि आ गई, देखो आप, यदि विदेशी मुद्रा आ गई तो इससे क्या होता है, मुद्रा जब आएगी, मुद्रा से क्या होगा, देश में भारतीय मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। जब भारतीय, जैसे एक चीज देखो आप, डॉलर सीधे किसमें आएगा, मान लिया जाए एक डॉलर आया और एक डॉलर में 70 रुपया हो रहा है, मान लो 70 रुपया हो रहा है, तो जितना ज्यादा डॉलर इंडिया में आएगा वो डॉलर सीधे रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि डॉलर रुपये में कन्वर्ट हुआ तो मार्केट में लिक्विडिटी, इंडियन करेंसी की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब देश में भारतीय मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है, तो दो फायदा होता है, आसानी से उधार मिलता है, आसानी से, क्योंकि डॉलर ज्यादा आया, और जब डॉलर ज्यादा आएगा तो डॉलर रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना डॉलर आएगा उतना ही ज्यादा वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होगा। तो हमारी इकोनॉमी में इंडियन करेंसी की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब इंडियन करेंसी की मात्रा बढ़ेगी तो दो चीज, देश में भारतीय मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, तो आसानी से उधार मिलेगा। और दूसरी तरफ ब्याज दर कम हो जाएगा। पूरी बात ध्यान दो, एक तो आसानी से उधार मिलेगा और दूसरा क्या होगा, ब्याज दर कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या चीज है, दोनों किसकी बात करेंगे, चीप मनी की बात करेंगे। चीप मनी की बात करेंगे दोनों। अब सोचो जरा, जब चीप मनी की बात, और चीप मनी का मतलब क्या होता है, आसान शर्तों पे और कम ब्याज दर पे जब उधार प्राप्त हो तब उसे कहते हैं चीप मनी। हमेशा आसान शर्तों पे और कम ब्याज दर पे जो उधार प्राप्त हो तो उसे कहते हैं चीप मनी। अब चीप मनी दी होगी तो स्वाभाविक है पूंजी सस्ती होगी। देखो, तो पूंजी क्या होगी, सस्ती। जब पूंजी सस्ती होगी तो निवेश ज्यादा। जब निवेश ज्यादा होगा, औद्योगिकरण ज्यादा। औद्योगिकरण ज्यादा,
आज औद्योगिकरण ज्यादा होगा तो रोजगार का सृजन ज्यादा। हमेशा ध्यान दो, देश में भारतीय मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी तो आसानी से सुधार मिलेगा और ब्याज दर कम होगा। इससे क्या होगा, चीप मनी का मुद्दा उठेगा, पूंजी सस्ती होगी, निवेश ज्यादा होगा, औद्योगिकरण ज्यादा होगा, रोजगार का सृजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बातें समझ में आ गई? अब सोचो आप, दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यह स्थिति है। इसीलिए लेकिन मान लिया जाए हम आंतरिक ऋण की बात करते हैं। देखो आप, इसका मतलब क्या चीज है, सरकार घाटे को पाटने के लिए बाजार का मतलब होता है बैंक से उधार लेती है। घाटे को पाटने के लिए बाजार या बैंक से उधार लेती है। तो होता क्या है, बाजार में तरलता, लिक्विडिटी कहते हैं इसको। तरलता का मतलब मुद्रा की मात्रा। तरलता में कमी आ जाएगी, कमी आएगी। जब कमी आएगी तो स्वाभाविक है, परिणामतः निजी निवेशकों को उधार नहीं मिल पाएगा। हमेशा जब निजी निवेशकों को उधार नहीं मिल पाएगा तो स्वाभाविक है निजी निवेश में कमी। जब निजी निवेश में कमी होगी तो औद्योगिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव। पर अब एक चीज ध्यान दो, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये तीनों को मिलकर हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं इसको। क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है इसे। हमेशा ध्यान दो इस बात को, आंतरिक ऋण, सरकार घाटे को पाटने के लिए बाजार सुधार लेती है। जब सरकार इंटरनल बारोइंग की बात करें, जैसे मान लिया जाए बाजार से सरकार उधार ले लेगी तो बाजार में पैसे की कमी हो जाएगी। जब बाजार में पैसे की कमी हो गई तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं, निजी निवेशक हैं, उन्हें उधार नहीं मिलेगा। जब उन्हें उधार नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो ऊंचे ब्याज दर पर। जैसे मान लिया जाए सब्जी मार्केट में सभी लोग सब्जी बेचने आए हैं, अचानक कोई बहुत बड़ा होटल वाला आया और पूरे सब्जी मार्केट से सारी सब्जी खरीद ले गया, तो मार्केट में सब्जी की कमी हो जाएगी। तो जो छोटे छोटे लोग हैं उन्हें सब्जी नहीं मिल पाएगी, और सब्जी मिलेगी तो महंगे दर पे मिलेगी। आ रही बात है? तो बाजार में सब्जी की कमी हो गई, इसी को कहा जाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है। अब सोचो जरा, यदि गवर्नमेंट आंतरिक ऋण की बात करती है और घाटे को पाटने के लिए वो बाजार सुधार लेती है तो बाजार में
तरलता की कमी हो जाएगी। जब तरलता की कमी आएगी तो निजी निवेशकों को उधार नहीं मिल पाएगा, परिणामतः निजी निवेश में कमी होगी, औद्योगिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसे कहा जाता क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है इसे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो जब बाजार सुधार लेती है तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट की समस्या उत्पन्न होती है। इसीलिए सरकार की कोशिश होती है कि अनुदान प्राप्त हो। मान लिया जाए तीसरा उनका जो तरीका यह है कि नोट छापना। जैसे आप इसको देखो, मैंने ये कहा था मुद्रा छापना। हम नोट छापना, मान लीजिए सरकार ने नोट छापा तो बाजार में क्या होगी? बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। आपूर्ति में जब मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी तो स्वाभाविक है दो चीज होगी। सभी लोगों को आसानी से उधार मिलेगा, और दूसरी चीज यह होता है निम्न ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा। हमेशा ध्यान दो, यदि बाजार में करेंसी की सप्लाई बढ़ गई तो सभी लोगों को आसानी से उधार मिलेगा, और दूसरा निम्न ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा। इससे क्या होगा? हमेशा कि बाजार में मांग में वृद्धि होगी। जब वृद्धि हो जाएगी तो मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी। हमेशा ध्यान दो, तुरंत इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। तो चार जो विकल्प है, हर विकल्प की अपनी सीमाएं हैं, डिमेरिट है और मेरिट है। हमेशा ध्यान दो, यदि अपने गवर्नमेंट ने घाटे को पाटने के लिए नोट छाप दिया तो बाजार में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो सभी लोगों को आसानी से उधार मिलेगा और निम्न ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा। जब लोगों को आसानी से उधार मिलेगा तो बाजार में डिमांड बढ़ जाएगी। इससे इन्फ्लेशन में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब सोचो आप, जब इन्फ्लेशन में वृद्धि होगी, इन्फ्लेशन में जो वृद्धि हुई तो उसका दुष्प्रभाव हमारी इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा? इस प्रकार हम ये देखते हैं, देखो आप, कि मीन्स ऑफ जब डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करते हैं, घाटे के वित्त पोषण के साधन, ये जितने भी चार साधन है उसमें सबसे बेस्ट क्या हमारा? विदेशी सहायता या विदेशी हम ऋण की बात करते हैं। और सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए सामान्यतः फॉरेन एड या फिर फॉरेन बोरिंग की बात करती है। यह है घाटे की वित्त व्यवस्था। अब एक प्रश्न उठा कि जब फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो किस तरह के फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए? उसके बाद जैसे सस्टेनेबल फिजिकल हम डेफिसिट की बात करें, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उसे कैसे पूरा किया जाए, जिसकी बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ये बातें समझ में आ गई होगी। इसमें मैं प्रश्न उठाऊंगा। एक बार पुनः कहना चाहता हूं, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करोगे तो आपको 10% क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। शेष मिलते अगली क्लास में।
थैंक यू।